नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और सदस्यों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्री का प्रभार भी है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में राज्य के वित्तीय मामलों और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में हरियाणा के आर्थिक ढांचे से संबंधित वित्तीय मुद्दों का समाधान और संसाधनों के आवंटन को बढ़ाने पर चर्चा की गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी महाराज को उनके प्रकाश पर्व पर नमन किया और सीएम सैनी ने अपना संदेश सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि सेवा भाव, मानवता और समर्पण का संदेश देने वाले सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर उन्हें शत शत नमन। धर्म और मानवता के कल्याण के लिए उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणापुंज है। पहलगाम आतंकी हमले पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले दिन से ही गंभीर है। पीएम मोदी ने विदेश दौरा छोड़ा तो गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे थे। पीएम मोदी पाकिस्तान में घुसकर दोषियों को दंडित करने में सक्षम है। तो वहीं मंत्री अरविंद शर्मा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। परशुराम जयंती कल 27 तारीख को पंचकुला में मनाई थी। लोगों ने एक स्वर में निंदा प्रस्ताव जो पास किया, उसका समर्थन किया। लोगों ने एकजुट होकर के समर्थन किया। और मैं और आप ही नहीं, सिर्फ पूरा देश, 140 करोड़ का देश, पूरे देशवासी इस बात की घोर निंदा करते हैं। पूरे देश में इस बात का रोष है। रोष के साथ इस बात का जोश भी है कि हमारी जो कार्रवाई हो रही है, जो मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं, जो 5 सैंक्शन लगाई हैं। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान की किस्मत में तो रोना ही लिखा है। अगर पानी रोकते हैं तो भी रोता है, अगर पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ शब्दों में संदेश दिया था कि पहलगाम घटना का माकूल हिसाब किया जाएगा और मोदी जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। यह हमला हिंदुओं पर नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों पर हुआ है, क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत का बीज डालना चाहते हैं। एक ही घटना घटी है। मोदी जी साफ शब्दों में अपना संदेश दे रहे हैं कि उसका हिसाब किया जाएगा और माकूल हिसाब किया जाएगा। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा उन्होंने करके दिखाया है देश को, और देश भी सारा मानता है कि हाँ, मोदी जी कह रहे हैं तो करेंगे। कब करेंगे, किस समय करेंगे, ये सारे अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। नांगल चौधरी क्षेत्र में सामाजिक लोगों और संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन देकर मांग की है कि क्षेत्र में रहने वाले गैर भारतीयों जैसे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों की तलाश की जाए, उन्हें उनके देश भेजा जाए। ज्ञापन देने वालों ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे क्रैशर और टाइल फैक्ट्रियों पर अधिकतर लोग अपने आप को बंगाली बताते हैं, जो संदेहास्पद है। एक मुहिम चल रही है पहलगाम अटैक के बाद में कि जैसे भी बाहर से गैर भारतीय यहाँ पे अनेकों संख्या में रह रहे हैं वो, और किसी भी घटना का आशंका बने रहती है 24 घंटे। तो इस प्रकार ये हमारे नांगल चौधरी क्षेत्र के जो
थाना क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कोई बाहर गैर मुस्लिम वगैरह किसी प्रकार का अवैध लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बारे में एसएचओ साहब को एक ज्ञापन दिया है ताकि उन लोगों को चिन्हित करके और उनकी जिस देश की नागरिकता है वहाँ के लिए डिपोर्ट किया जाए। आज हमने और साथी पार्षदों ने और सभी लोगों ने हमने एसएचओ साहब से मिले हैं और उनको ज्ञापन हमने ये दिया है कि यहाँ पे बाजार में भी, क्रेशर जोन में भी आसपास बहुत सी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं टाइलों की और जो ईंटों के भट्ठे हैं, उनके ऊपर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं जिनकी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। अभी महेंद्रगढ़ में भी उन लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, तो हमने यहाँ एसएचओ साहब से मिलकर उनको अवगत करवाया कि आप भी एक विशेष सर्च अभियान चलाकर उन लोगों को चिन्हित करके, और सरकार से मांग ये है कि उन लोगों को वापस भेजा जाए। सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर के एक एसएचओ साहब को ज्ञापन दिया है कि अवैध रूप से जो भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हमारे एरिया में क्रेशर जोन में फैक्ट्री में रह रहे हैं, उनकी सूची बना करके उनको डिपोर्ट किया जाए। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान नागरिकता रखने वाले लोगों को वापस भेजने का निर्णय लिया है। इस आदेश ने उन हिंदू परिवारों के बीच भी भय का माहौल पैदा कर दिया है जो 2008 में पाकिस्तान से भारत आए थे और वर्तमान में फरीदाबाद सहित कई शहरों में बसे हुए हैं। हालांकि इनके पास लॉन्ग टर्म वीजा LTV होने के चलते इन्हें तत्काल वापस भेजने का खतरा नहीं है, लेकिन लगातार अस्थिरता के चलते अब इन परिवारों ने भारतीय नागरिकता की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। हिंदू परिवारों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान में बहु बेटियों की असुरक्षा और धार्मिक प्रताड़ना से तंग आकर भारत में शरण ली थी। वर्ष 2008 में उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर भारत का रुख किया ताकि अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सकें, लेकिन भारत में 16 साल बीत जाने के बावजूद वे अभी भी जो है पूरी तरह से स्थायित्व का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो 16 साल से असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है और ऐसे में जो है ये तस्वीरें फरीदाबाद से हैं जहां पर पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों के बीच में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए जो भारत की तरफ से फैसले लिए गए हैं, जो यहां पर शरण लिए हुए पाकिस्तानियों को तत्काल रूप से अल्टीमेटम के साथ में भारत छोड़ने को केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, उसको लेकर 2008 से यहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के बीच में भय का माहौल बना हुआ है। लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि हम सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत में आए थे और सब कुछ त्यागने के बाद में अब इस तरीके की स्थिति है कि हम जाएं तो जाएं कहां। पाकिस्तान में पहले हमने सब कुछ त्याग दिया था, अब दोबारा से पाकिस्तान नहीं लौट सकते, इसलिए उन्होंने भारत से गुहार और अपील करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं कि उन्हें नागरिकता दी जाए। और इस नागरिकता के पीछे की वजह 2008 में छोड़ा पाकिस्तान में सब कुछ, उसको लेकर जो है यहाँ बच्चों को लेकर बेहतर भविष्य की तलाश में भारत में शरण ली थी और अब दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर भारत की तरफ से लिए गए डिसीजंस को लेकर यहाँ लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से आए हुए हिंदू परिवारों को डर सता रहा है कि अब उनके साथ किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर भारत सरकार कुछ स्पष्टता की जाए। हालांकि उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है। हरियाणा सरकार ने HKRN से हटाए गए सरप्लस TGT अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने हटाए गए TGT टीचर्स की फिर से नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक TGT का अनुबंध बढ़ाया है। सभी जिलों के DEEO को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग करवाने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अनुबंध की शर्त पूर्व की तरह जारी रहेगी। मौलिक शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष
पूर्व जिला पार्षद अजय पाटौदा पर जानलेवा हमला करने की वारदात सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाटौदा को ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया और जहां उनका उपचार चल रहा है, बीच बचाव करने पहुंचा एक शख्स इस दौरान घायल हो गया। आरोप है कि हमला करने वाला खुद को चंडीगढ़ में सीटीएम बताता है और उसने ही बदमाश बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। इधर आरोप है कि 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस जरूर पहुंची थी, लेकिन वारदात के कई घंटे बीतने के बावजूद पुलिस ने कोई सुध नहीं ली। अभी भी आरोपी ट्रॉमा सेंटर में अपने लोगों के माध्यम से धमकी दिलवा रहा है। मैं आगे क्या किराए पर रहता हूँ। बस मेरी बात है तो आंटी के साथ पता नहीं क्या बहस में क्या। कौन आंटी? अजय की वाइफ के साथ। अच्छा, किसकी? कोई बेटी रहती है, वो जेंट्स रहता है, पता नहीं क्या बात है। वो लगा जो एकदम से मैं अजय के पीछे से दुपट्टा मार लगा, मैं सुसुड़ा दिया मेरे यहाँ पे, लेकिन यहाँ से मार। किस बात पे विवाद हुआ? कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, मेरी मैडम है वो दूसरे मकान से ना आ रही थी, इतनी देर में कोई राम किशन नाम का सीटीएम बताता अपने आप को, और मैं कहता है मैं गुज्जर हूँ और तेरा इलाज करूँ। मेरी घरवाले के चिपटने को भाजा और घरवाली मकान के भीतर भाजी, पता नहीं क्या मामला है, उसकी समझ में नहीं आया भाई क्या मैटर है। और वो एकदम भाजी, पता नहीं उसको नशा कर रखा था, उसने क्या कर रखा था, शराब पी रहा क्या कोई नशा करता है, और बोले मैं सीटीएम हूँ, मैं यहाँ सबका इलाज करूँगा तुम्हारा। मैं आया, इतनी भाज की आवाज सुन के घरवाले बोली ये तुम्हारे ने भाज रहे क्या चक्कर है? फिर बोल मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है और तुम ये चौखट जंगली यहाँ कैसे रख रहे? फिर मैं बोला साहब आपका मकान नहीं, आपका लेना देना नहीं। फरीदाबाद के सेक्टर 62 के समीप क्राइम ब्रांच 75 की टीम और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। आपको बता दें कि जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों से पूछताछ कर रही है। दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसमें पहले ही 3 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच बीपीटीपी की टीम ने तीनों बदमाशों के पैर में गोली मार दी। कल शाम को रात करीब 11:15 बजे इंफॉर्मेशन मिली थी हमें इन्फॉर्मर के द्वारा, तो उसमें हमारी जो सीआईए सेंटर की टीम है वो वहां पहुंची। तो इन्फॉर्मर ने बताया था कि 3 लड़के हैं वहां पे, जिनका नाम है सुनील, गोलू और जोगिंदर, जो कि वहां पे बैठे हुए हैं, और एक पवन नाम का लड़का है जो विजयनगर आदर्श नगर बल्लभगढ़ का है, उसको मारने की योजना बना रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन पे हमारी जो सीआईए की टीम है वो वहां पहुंची। वहां पहुंचने के बाद वो खाली एरिया था, जहां पे उन्होंने जाके देखा तो 3 लड़के वहां पे दिखे। तो उनको कहा गया कि भाई आप सरेंडर करो। तो उस दौरान उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जो जवाबी फायरिंग में तीनों लोगों के पैरों में गोलियां लगी हैं। जुलाना की जो है कॉलोनी से 23 वर्षीय विवाहिता का प्रेमी के साथ भागने का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला के पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी कल लगभग 2 बजे से यूपी के रहने वाले प्रेमी के साथ फरार हो गई है। वह अपने साथ 50,000 रुपए की नकदी, मंगलसूत्र, कानों के झुमके, सोने की अंगूठी साथ ले गई है। उसने बताया कि वह अपने साथ 2 बच्चों को भी ले गई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। कल हमें एक वार्ड नंबर 5 जुलाना से दरखास्त प्राप्त हुई थी कि भी उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों सहित यहाँ जुलाना से चली गई है। जो वो मायका उसका यूपी का था और वो यहाँ कोई यूपी का लड़का ही था, उसके साथ चली गई है। जो अपने साथ वो 50,000 रुपये और कुछ गहने वगैरह लेके जाने बहन हुई है। बच्चे वगैरह इसके जी 2 बच्चे हैं उसके, तो दोनों अपने साथ ले गए। जो युवक था वो यहीं रहता था या कैसे? हाँ, यहीं रहता था वो युवक। क्या उसका प्रेमी वगैरह था? हाँ, उसने लड़के ने तो यही आरोप लगाया कि वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। देश में परिवर्तन लाने और नए युग का सूत्रपात
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करेगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया और उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रतिनिधि 2 दिवसीय सम्मेलन में अच्छे शिक्षा और का निर्माण करने के लिए चर्चा करेंगे। बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में NCTE और HSHEC कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू हुआ 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश में परिवर्तन लाने और नए युग का सूत्रपात करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह शिक्षा नीति देश में एक नई चेतना क्रांति पैदा करेगी, जिससे वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और इस अवसर पर संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के निदेशक प्रोफेसर CK सलूजा, कुलपति प्रोफेसर सुदेश छिकारा, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के विश्वविद्यालयों एवं संस्थान के कुलपति एवं निदेशकों सहित अन्य ने भाग लिया। खबर सिरसा से है, जहां पर बीते दिन सिरसा में हुई साइक्लोथॉन यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो घटनाक्रम को लेकर जींद DSP जितेंद्र राणा मनीषा सिंगला से क्षमा याचना व्यक्त की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान DSP जींद, जो कल साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान स्टेज के पास मौजूद थे, इस दौरान मनीष सिंगला कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के नजदीक मौजूद थे। तब DSP जींद जितेंद्र राणा उन्हें पहचान नहीं पाए और बाकी लोगों के साथ उनको भी VIP की स्टेज प्रोग्राम से जाने के लिए कह दिया। DSP जितेंद्र राणा ने बताया कि ड्यूटी के दौरान उनका किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि मेरे इस कार्य से मनीष सिंगला की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष से क्षमा व्यक्त करता हूं। DSP जितेंद्र राणा ने बताया कि मैं मनीष जी और उनके परिवार का पूरा सम्मान करता हूं। DSP जी कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय CM साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों को ज्यादा पीना पसंद कर रहे हैं, तो शाम में भी गर्मी के चलते गन्ने के जूस की खपत बढ़ गई है। गन्ने के जूस बेचने वाले विक्रेताओं का कहना है कि पिछले दिनों में जूस की मांग दोगुना हो गई है। बिक्री भी ठीक है, 70-80 गिलास बिक जाते हैं। पहले 30-40 बिकते थे, 20 रुपये 30 रुपये गिलास बिकते हैं। क्या क्या डालते हो आप इसमें? नींबू और पुदीना डालते हैं इसमें, गर्मी से बचाव होता है इससे और बढ़िया जूस पिलाते हैं। तो काफी लोग दूध पी रहे हैं। हाँ, काफी लोग दूध पी रहे हैं। बाहर से आने वाले झील पे जो आते हैं घूमने के लिए वो भी पीते हैं जूस। तो जब जो गर्मी बढ़ रही है तो इसकी आपकी बिक्री बढ़ रही है? हाँ, बिक्री भी बढ़ रही है। पहले 30-40 गिलास लगते थे, अब 70-80 गिलास बिक जाते हैं। खबर सिरसा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। जिला की ऐलनाबाद थाना पुलिस ने एक घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवकों को काबू कर लिया है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए ऐलनाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान राजेश कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है। ऐलनाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 19 अप्रैल 2025 को कुछ अज्ञात युवकों ने घर में घुसकर सोना चांदी जेवरात चोरी करके ले गए थे। पीड़ित की शिकायत के आधार पर ऐलनाबाद थाना पुलिस ने चोरी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के रेवाड़ी का लिंगानुपात लगातार निचले पायदान पर आते आते 853 पर पहुंच गया है और प्रदेश के 481 ऐसे गांवों को चिन्हित किया गया है जिनका लिंगानुपात 700 से भी कम है, जिनमें रेवाड़ी के 2 गांव भी शामिल हैं जो बेहद शर्मनाक होने के साथ साथ चिंताजनक भी है। बता दें कि यह कहना है रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार का, जो रेवाड़ी के लगातार गिरते सेक्स रेशो को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस संदर्भ में डॉक्टर अशोक कुमार की माने तो हरियाणा के साथ साथ रेवाड़ी में गिरते लिंगानुपात के पीछे लोगों की बेटों बेटियों में फर्क करने वाली तुच्छ मानसिकता का नतीजा है। ऐसे में दक्षिणाची सोच को बदलना होगा। इस बढ़ते अंतर में कमी आ सकती है और ऐसे में आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने 2 दिन पूर्व जो है इस गांव का दौरा किया और उन महिलाओं की गोद भराई और रस्म अदा कराई और थाली बजवाकर उन्हें सम्मानित भी किया जिन्होंने हाल ही में बेटियों को जन्म दिया है। जब तक जनता में अवेयरनेस नहीं आएगी कि लड़का लड़की एक समान है, तब तक हम सेक्स रेशियो को बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि जनता अवेयर होगी, जनता की समझ में आ जाएगी कि लड़का और लड़की एक समान है। हम उनको अच्छे संस्कार दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, खासकर लड़कों को अच्छे संस्कार देने ज्यादा जरूरी है। और इस प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया था। इसी प्रोग्राम के तहत हमारे डायरेक्टर सर आए थे 2 दिन पहले, गांव जीवड़ा और नूरपुर में प्रोग्राम किया था। उनमें प्रोग्राम इसलिए किया गया था कि पूरे स्टेट से 481 गांवों को चिन्हित किया है जिनका सेक्स रेशियो 700 से कम है। पहलगाम हमले के विरोध में न्यू फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस स्कूल की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल के प्राचार्य और रमजान चौधरी एडवोकेट ने बताया कि पहलगाम में हुई घटना काफी दुखद है। साथ ही इस घटना से जुड़े सभी आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। अप्रैल को एक ब्रूटल अटैक आतंकियों के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, जो एक बहुत ही दर्दनाक और वहशतनाक घटना थी। उसको उन शहीदों को जो उस दुर्घटना में मारे गए थे, उनको याद करते हुए उनको खिराज अकीदत पेश की है और सरकार से मांग की है, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है और सरकार से मांग की है कि जो भी वो दहशतगर्द आतंकवादी थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि जो दिवंगत हैं उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। हम ये सरकार से मांग की है। The candle march is over and we are talking from the bottom of our heart. The one and only demand we are putting forward is that the central government has to take strong action, the deserving action against those who are involved in this evil devil activity. We cannot consider based on their religion or anything. Indian military, we cannot accommodate such terrorist activities. So, we the team who gathered here strongly request the central government and the governing authority to take strong action against the terrorists at immediate effect. Thank you all. अपनी तरफ से ये मेवात की धरती जो सबसे बड़ी गहवारा है भाईचारे का, मैं उस क्षेत्र से यहाँ बोल रहा हूँ, नूम इंटरनेशनल फाल्कन स्कूल के यहाँ से कंपाउंड से मैं बोल रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने शहादत दी है और उनको कंडेम करता हूँ जिसने भी ये शरारत की है, और उन लोगों के लिए मैं खास तौर से मुबारकबाद भी देता हूँ।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देखिए